Hello everyone, welcome back. Today we are going to cover urbanization topic which falls under Indian Society module of GS paper 1. So let's look into what all subtopics we are going to cover. The first one, we'll establish the concept of urbanization. Then we'll find out what all factors are there which derive urbanization. Next, we'll find out about the characteristics of Indian urbanization. Then we'll discuss the problems of urban areas. And thereafter, we'll find out what all remedies and suggestions we can have to urban problems. And lastly, we'll find out what all government initiatives have been taken so far regarding urbanization. Okay, so let's start. First thing first, the concept of urbanization. It is a demographic process. Demographic process means some demography is related to people, right? The population itself. So demographic process is a process that is related to the population or the people, whereby an increasing proportion of a region or a country, या तो किसी रीजन का या एक कंट्री का प्रोपोर्शन, जैसे कि मान लीजिए एक रीजन या एक कंट्री है, तो उसका जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीजिंगली मेट्रोपॉलिटन जगहों पर, मेट्रोपॉलिटन एरियाज में रहना स्टार्ट कर दे, लिव्स इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, तो उस प्रोसेस को अर्बनाइजेशन कहते हैं, उस डेमोग्राफिक प्रोसेस को. डेमोग्राफिक प्रोसेस मीन्स अ प्रोसेस दैट इज रिलेटेड टू पीपल और पॉपुलेशन. तो कहने का मतलब है कि अगर ज्यादा से ज्यादा एरिया बढ़ते बढ़ते से पहले इतना एरिया मेट्रोपॉलिटन बना, जिसमें कि मेट्रोपॉलिटन मीन्स व्हाट, एक से ज्यादा कल्चर के लोग इंटरमिंगल होके कुछ फैसिलिटीज के कारण एक ही जगह पर रहना स्टार्ट कर दी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे लिविंग स्टैंडर्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा. तो डिफरेंट लोग कल्चर से बिलोंग करते हुए, डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हुए लोग एक जगह पर मूव करके रहना स्टार्ट कर दे. तो मान लीजिए पहले इतना हुआ, फिर इंक्रीजिंगली का मतलब है फिर इतना मेट्रोपॉलिटन एरिया में कन्वर्ट हो गया. इस तरीके से इंक्रीजिंगली प्रोपोर्शन जो है किसी एक रीजन या कंट्री का, वो जब मेट्रोपॉलिटन एरिया में कन्वर्ट होता जाए तो उस प्रोसेस को, उस डेमोग्राफिक प्रोसेस को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं. ये हो गई आपकी फर्स्ट डेफिनेशन. सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं. और द प्रोग्रेशन ऑफ अ सोसाइटीज conversion from a chiefly rural to a predominantly urban population is known as urbanization. तो एक सोसाइटी का प्रोग्रेस, ठीक है, एक सोसाइटी का प्रोग्रेशन किस तरीके का प्रोग्रेशन, कन्वर्जन का, कहां से किस चीज तक, चीफली एक रूरल सोसाइटी से डोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली अर्बन पॉपुलेशन की फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाती है एक सोसाइटी, उसको क्या कह देते हैं, अर्बनाइजेशन. ओके, अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं. अर्बनाइजेशन इज कपल्ड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो जहां पे अर्बनाइजेशन होगी वहां पे उसको ट्रिगर करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन, या वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी ही होगी. ओके, किसी भी अर्बन एरिया में इंडस्ट्रीज कंपैरेटिवली ज्यादा फाइंड आउट करेंगे आप. ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज जनरली एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन. मतलब जो किसी भी जगह की, किसी भी कंट्री की, किसी भी नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो जनरली एसोसिएट करते हैं अर्बनाइजेशन से. जितने प्रपोर्शन ज्यादा होगी अर्बनाइजेशन की, उतना ही वो एक कंट्री, वो रीजन, वो नेशन इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगा. जहां पे रूरल पॉपुलेशन ज्यादा होगी, यानी कि रूरल पॉपुलेशन में क्या होता है, एग्रेरियन इकोनॉमी होती है. प्राइमरी सेक्टर पे जो कंट्री ज्यादा डिपेंडेंट है वो इकोनॉमिकली लेस एडवांस मानी जाती है, और जो इंडस्ट्रियल यानी कि सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सर्विसेज या टर्शरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होती है, उन्हें अर्बन एंड मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज माना जाता है. The process of urbanization has to be explained both in demographic and social context. तो इसी, क्योंकि
प्रोसेस जो है अर्बनाइजेशन का वो डेमोग्राफिक मतलब लोगों से रिलेटेड और सोशल कॉन्टेक्स्ट दोनों में ही समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको जो फर्स्ट डेफिनेशन दी है वो डेमोग्राफिक प्रोसेस से रिलेटेड है और सेकंड जो डेफिनेशन है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट से, जहाँ पे सोसाइटी की बात होती है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है। तो जो सेकंड डेफिनेशन है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट से आपकी सोशल कॉन्टेक्स्ट को कवर करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन डेमोग्राफिक सेंस द टर्म अर्बनाइजेशन इज लार्जली यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बिल्ट अप ग्रोथ। तो डेमोग्राफिक सेंस में जो अर्बनाइजेशन का मतलब है वो एक प्रोसेस है बिल्ट अप ग्रोथ का, मतलब कि सिटीज का ग्रो होना, मतलब जैसे कि किसी एक एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का इंक्रीज होना, मतलब रोड्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल एरियाज, इन सब चीजों का ग्रो होना इज बिल्ट अप ग्रोथ। ओके, in sociology the term urbanization is also used to denote a distinct way of life which emerges in cities due to their large, dense and heterogeneous population. तो सोशियोलॉजी की कॉन्टेक्स्ट में अर्बनाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि एक वे ऑफ लाइफ की तरह माना जाता है अर्बनाइजेशन को, जो कहाँ से इमर्ज होता है सिटीज में, क्योंकि उनका वे ऑफ लाइफ क्यों अलग होता है, क्योंकि वहां पे जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजेनस होती है, डिफरेंट तरीके की पॉपुलेशन, मतलब कोई काफी डिफरेंसेस होते हैं, एथनिक डिफरेंस हो सकता है, रीजनल डिफरेंस हो सकता है, लिंगल डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो उसी सब के चलते जो एक वे ऑफ लाइफ एक सिटी का डेवलप होता है उससे हम सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अर्बनाइजेशन कह देते हैं। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन। फर्स्ट, अनस्टेबल फैमिली। देखिए, जब अर्बनाइजेशन होता है ना तो लोग एक्चुअली मूव करते हैं अपने नेटिव प्लेसेस से या रूरल एरियाज से टूवर्ड्स द सिटीज, है ना। तो वहां पे जो फैमिली होती है उनकी, वो कुछ लोगों को पीछे भी छोड़ के आते हैं और कुछ लोग उनके साथ भी मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो फैमिली में थोड़ी अनस्टेबिलिटी आ जाती है, राइट। नेक्स्ट वन, सोशल टॉलरेंस ज्यादा होती है अर्बन पॉपुलेशन में, क्योंकि वहां पे हेट्रोजेनिटी होती है, तो लोग आपस में एक दूसरे के कल्चर के प्रति, बिहेवियर के प्रति सोशली थोड़ा टॉलरेट ज्यादा करते हैं एक दूसरे को। स्पेशियल सेग्रीगेशन, तो क्या है कि हर एक तरीके की स्पेशल सेग्रीगेशन मीन्स प्ले एरिया एक पार्क अर्बन एरियाज में बिल्ड होगा स्पेशली। देन अगर आपको कोई फेयर जैसे कि दिवाली मेला हो गया, दशहरा मेला हो गया, ये सब कंडक्ट करने, तो उसमें भी अर्बन सिटीज में कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के द्वारा ऑलरेडी डेजिग्नेटेड होते हैं, मतलब हर एक चीज की कुछ ना कुछ एक निर्धारित अपनी जगह रहती है, थोड़ा स्पेशल सेग्रीगेशन रहता है अर्बन एरिया। देन वी सी सोशल हेट्रोजेनिटी, वही की डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट कल्चर से पीपल आते हैं और वहां पे एक सिंगल पॉपुलेशन का पार्ट बनते हैं। लार्ज स्केल डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, तो लार्ज स्केल डिवीजन होती है लेबर की, क्योंकि वहीं पे बिजनेस क्लास है, वहीं पे इंडस्ट्रियल क्लास है, वहीं पे ट्रेडर्स हैं, वहीं पे लेबरर्स हैं, वहीं पे फुल टाइम वर्कर्स, पार्ट टाइम वर्कर्स, हाउस वाइफ, सब लोग ऐसे, मतलब, और वो भी मोर देन वन फॉर्म ऑफ सेक्टर पे डिपेंडेंट, की कुछ प्राइमरी सेक्टर पे, कुछ सेकेंडरी सेक्टर पे, देन कुछ टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन रहती है। देन सेकेंडरी रिलेशंस, वहां पे क्या है कि अर्बन एरियाज में रिलेशंस को सेकेंडरी मान लिया जाता है, क्योंकि लोग मूव करते रहते हैं, तो वहां पे जो बॉन्ड्स होते हैं उनको एक सेकेंडरी फॉर्म में देखा जाता है। और जिन लोगों को आपने कभी देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, यूल फाइंड आउट पीपल सेइंग कि यहाँ पे तो हमको एक दूसरे के पड़ोसी का भी नाम नहीं पता रहता है, या हमारी बिल्डिंग में कौन कौन रहता है वो भी नहीं पता रहता है, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। लार्ज स्केल सोशल मोबिलिटी, तो सोशल मोबिलिटी तो रहती है क्योंकि
एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया में जाना या फिर रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आना, इस तरीके की मोबिलिटी हमें सोसाइटी में देखने को मिलती है। देन अनोनिमिटी ऑफ सिटी लाइफ, जो मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस किया। देन इंडिविजुएशन, यहाँ पे इंडिविजुअल पे फोकस बढ़ जाता है कि इंडिविजुअल पे फोकस बढ़ जाता है, ना कि फैमिली एज अ होल पे ज्यादा फोकस रहता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। सेकेंडरी सेकेंडरी कंट्रोल, मतलब अर्बन एरियाज में, अर्बन सेटिंग्स में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसपे आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से वेस्ट कलेक्शन होता है, तो आपका वेस्ट कहाँ जा रहा है, आपको वाटर कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, इन सब चीज़ों का आपके पास फर्स्ट हैंड कंट्रोल नहीं होता है बहुत सी चीज़ों का। देन वॉलंटरी एसोसिएशंस बहुत सारी मिल जाती हैं अर्बन एरियाज में, ठीक है। फैक्टर्स ड्राइविंग अर्बनाइजेशन, नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एक तो नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, से इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो नेचुरली अर्बनाइजेशन में भी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसीलिए अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज होगा। कॉन्टिन्यूस माइग्रेशन ऑफ पीपल टुवर्ड सिटी, तो माइग्रेशन लोग करते हैं, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कुछ पुल फैक्टर्स होते हैं, कुछ पुश फैक्टर्स होते हैं। तो पुल फैक्टर्स में आते हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और सिटी अट्रैक्शंस। इसके अलावा जो पुल फैक्टर्स होते हैं, सॉरी पुश फैक्टर्स, वो भी कुछ इसी तरीके के होते हैं कि क्योंकि रूरल एरिया, रूरल जो सेटिंग है वो उनको इनफ अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड कर पाती है, वो डिप्राइव्ड रह जाते हैं और उनको लगता है कि अर्बन सेटिंग एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, तो वहां से वो रूरल एरिया के जो ड्रॉबैक्स हैं और जो अर्बन एरियाज की जो अट्रैक्शन है वो उनको रूरल, वहां से रूरल एरियाज की जो ड्रॉबैक्स है उनको पुश करते हैं टुवर्ड्स द मोर अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज अर्बन एरियाज। देन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत बेटर अट्रैक्शन होती है अर्बन एरियाज में। देन क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, रूरल एरियाज में क्या है कि प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस होता है, एग्रीकल्चर पे, एनिमल हस्बेंड्री पे, इन सब चीज़ों पे, और थोड़ा बेसिक ट्रेड है ना। तो अर्बन एरियाज में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, देन सर्विस सेक्टर डेवलप्ड होता है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स का ज़्यादा प्ले होता है। देन सोशल डिटर्मिनेंट्स, रूरल एरियाज में जो सोसाइटी होती है वो होमोजेनियस होती है, और जो अर्बन एरियाज में होती है वो हेट्रोजेनियस होती है ना। तो वहाँ पे चॉइसेस और एक्सपोजर ज़्यादा लोगों को मिलता है। चेंजेस इन सिटी बाउंड्रीज, तो एनीवेज अगर आपने टर्म सुना हो कि सिटीज एक्सपेंड करती हैं, जो फर्स्ट देयर इज अर्बन एरिया, देन देयर इज सेमी अर्बन एरिया, जो कि इवेंचुअली फिर अर्बन एरिया का ही पार्ट हो जाता है, और उसके बियॉन्ड का जो रूरल एरिया होता है वो कुछ सेमी अर्बन एरिया का पार्ट हो जाता है। इस तरीके से सिटीज एक्सपेंड करती हैं खुद को अकोमोडेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि इन्फ्लक्स तो है ही पॉपुलेशन का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन अर्बनाइजेशन चेक कर लेते हैं। सब्सिस्टेंस नेचर, इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ना ही सिर्फ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की वजह से या अर्बन इन्वायरमेंट की वजह से, बट ऑल्सो बिकॉज उनको वहाँ पे ज़्यादा अच्छी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर होती हैं, इस वजह से जो उनका सस्टेनेंस है, जो उनका लाइवलीहुड है, उसका ज़्यादा अच्छा उनको प्रोवाइड कर पाता है अर्बन एरिया, तो इसीलिए वो मूव करते हैं। पॉली मेट्रोपॉलिटन एपेक्स, इंडियन अर्बनाइजेशन का ये एक ट्रेंड है कि मोर, क्योंकि इंडिया में एनीवेज पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मल्टी मिलियन पॉपुलेशन वाली जो सिटीज़ हैं, मतलब मोर देन 1 मिलियन वाली पॉपुलेशन वाली जो सिटीज़ है, 1 मिलियन इज 10 लाख, तो ग्रेटर देन 10 लाख वाली जो पॉपुलेशन वाली सिटीज़ है वो डोमिनेट करते हैं, वो ज़्यादा है इंडिया में। प्लीज कीप इन माइंड, हम इंडिया के अर्बनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की इंडियन अर्बनाइजेशन के बात कर रहे हैं।
Indian towns are growing more on basis of tertiary rather than secondary sector. तो इंडियन टाउन्स, जैसे कि हमने इससे पहले बात की थी, आप यहाँ पे इंटरलिंक कर पाएंगे कि जब हम बात कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज से जो रिलेटेड था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे सेकेंडरी सेक्टर यानी कि सर्विस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाईपास हो गया इंडिया में। तो उसके चलते जो इंडियन अर्बन सिटीज है वो टर्शरी सेक्टर पे ज्यादा डिपेंड करती है, ना कि सेकेंडरी सेक्टर में। मतलब सर्विस सेक्टर ज्यादा अबंडेंस में है, टर्शरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कम है। Southern India is more urbanized than that of the northern and eastern India. तो ईस्टर्न इंडिया तो वी ऑल नो कि नॉर्थ ईस्ट काफी ठीक है। तो हम ये एक बहुत ही रफ डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो ईस्टर्न सेक्टर है इंडिया का वो एनीवेज ईस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का वो एनीवेज काफी डेवलपमेंट में लैक करता है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम्स हमारे पास होती है। हम फाइंड करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो बहुत सारी रीजन की वजह से लेस डेवलप्ड है, तो लेस अर्बन रहेगा। और ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है यहाँ पे, टेरेन्स बहुत डिफिकल्ट है, वो बहुत सारे रीजन है विच वी कैन डिस्कस लेटर, जो कि अपकमिंग लेक्चर्स में भी कई बार डिस्कस होने वाले हैं। तो अभी के लिए हम समझते हैं कि जो सदर्न ब्लॉक है इंडिया का वो ज्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न और नॉर्दर्न वर्ल्ड, क्योंकि जो कोस्टल एरिया है सदर्न ब्लॉक में जो एक यूनिक फीचर क्या है एज कम्पेयर टू दीज टू, ये कोस्टल एरिया। यहाँ पे क्या है कि एक्सपोर्ट करने के लिए कोई भी जो हमारे पास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं वो इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड मोस्टली सी रूट से होता है, वो ही सबसे इकोनॉमिकली वाइबल एक रूट होता है ट्रेड करने का इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे ये सी कनेक्टिविटी भी है और क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी, जहाँ पे ओशन या वाटर बॉडीज की कनेक्टिविटी रहती है वहाँ पे क्लाइमेट भी काफी मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है। तो इसी वजह से क्लाइमेट भी सुटेबल है इन सब इंडस्ट्रीज के लिए। और यहाँ पे इसी कारण हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी ज्यादा है, और भी बहुत से कारण है जो इन फ्यूचर कभी डिस्कस किए जाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या है अर्बन एरियाज की। तो पहले तो फिजिकल एस्पेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है ग्रोथ ऑफ सिटीज बहुत ज्यादा एक्सपेंड करती जा रही है, पर उसी के साथ होमलेसनेस भी बहुत ज्यादा। आप देखेंगे कि सिटीज में फुटपाथ पर, पेडेस्ट्रियन पैसेजेस पर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या पार्किंग एरियाज में या रेलवे स्टेशन पर कितने ज्यादा होमलेस लोग पाए जाते हैं। और सब अर्बनाइजेशन की भी एक प्रॉब्लम है, जो कि अपने सब अर्बनाइजेशन में होता क्या है कि पहले एक सिटी होती है और उसके आसपास मान लीजिए कि रूरल एरिया है, वो एक्सपेंड करेगी थोड़ा थोड़ा, ये वाला एरिया सब अर्बन एरिया बन जाएगा और फिर इवेंचुअली वो एरिया अर्बन में ही आ जाएगा और ये वाला एरिया सब अर्बन हो जाएगा। तो इस तरीके से वो सब अर्बनाइजेशन भी सिटी एक्सपेंशन का ही पार्ट है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, फैमिली में प्रॉब्लम्स आती है, न्यूक्लियर फैमिलीज को ज्यादा push देती है urbanization. Then there is problem of prostitution, there are crimes, gambling काफी होती है, then unemployment is there, beggary and poverty. ठीक है, ये कुछ social problems urban settings में हमें देखने को मिल जाएंगी. Then psychological problems, alcoholism and stress. urban life में कितना स्ट्रेस है इस बारे में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं काफी सुन रखा होगा। कल्चरल प्रॉब्लम्स क्या है, इम्पर्सनैलिटी ऑफ रिलेशंस, कि जो भी हमारे बॉन्ड्स होते हैं उनमें हम पर्सनल इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं देखते हैं। अर्बन सेटिंग्स में क्या है कि बिजनेस रिलेटेड बॉन्ड्स हो गए, ऑफिशियल बॉन्ड्स हो गए, तो
लोग जो है वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट उतना इमोशनल सपोर्ट एक दूसरे को नहीं कर पाते, इमोशनल इन्वेस्टमेंट के लिए लोग रेडी भी नहीं होते हैं। अर्बन आउटलुक हो जाता है एक ना पर्सपेक्टिव के लिए वर्ड यूज होता है आउटलुक। तो अर्बन पर्सपेक्टिव में लोग इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक सोच रखते हैं, मैकेनिकल वे ऑफ लाइफ हो जाता है, 9 to 5 जॉब या फिर और भी कोई टाइमिंग लगा लीजिए कि आप लेट अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक आप एक फुल स्केड्यूल्ड होता है पूरे वीक का, और फिर आप उसी साइकिल में बिना ज़्यादा सोचे चलते जाते हैं। सुबह उठे, तैयार हुए, ऑफिस चले गए, ऑफिस से आए, खाना खाया, सो गए। तो इस तरीके का एक मैकेनिकल लाइफस्टाइल होता है। कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक, वही अर्बन आउटलुक और कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है, इमर्जेंस ऑफ सर्विस सेक्टर हुआ है और माइग्रेशन भी बहुत इंक्रीज हो रही है। कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी होती है अर्बन एरियाज में, क्या है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, जैसे मान लीजिए उसमें एरिया की सेग्रीगेशन के बेसिस पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पास करेंगे, कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो है ही, जितना अर्बन एरिया एक्सपेंड होगा उतना ही इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा। ठीक है। रेमेडीज एंड सजेशंस टू अर्बन प्रॉब्लम्स, तो क्या रेमेडीज और सजेशंस we can have, let's look into it. Efficient and integral city planning, तो एक efficient और integral city planning अगर हो तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे हमारी सिटीज क्या लैक करती है, प्रॉपर प्लानिंग, जो कि मेजर कॉज है अर्बन प्रॉब्लम्स का। तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि सफिशिएंट केयर रखे और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स बनाए सिटीज की इम्प्रूवमेंट के लिए। तो जो सिटी प्लानर्स हैं उनको भी थोड़ा फार साइटेड अप्रोच रखनी चाहिए, दूरदृष्टि से सोचना चाहिए, ना कि बस आज के लिए क्या जरूरी है उसको ध्यान में रखकर कुछ भी कर दिया किसी जगह पे। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मुझे लगता है कि अगले 50 इयर्स का तो फार साइटेडनेस रखना ही चाहिए कि किस तरीके से एक सिटी एक्सपैंड हो सकती है, कौन कौन से एरियाज इफेक्ट हो सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखकर करना चाहिए। क्योंकि जब सिटीज आप देखेंगे कि एक एरिया है, मान लीजिए यहाँ तक सिटी है और ये एक सबअर्बन या रूरल एरिया, तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो यहीं तक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यहीं पे सीवरेज वगैरह उनके होते हैं। सबअर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में भी आपको पता है कि ग्रामीण सड़क योजना वगैरह जैसे चलती है, तो रोड्स वगैरह वहां पे भी रोड कनेक्टिविटी पूरी प्रोवाइड कर दी जाती है। फिर वो एक्सपैंड करेगी, सिटी एक्सपैंड करेगी, फिर वो एरिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आएगा, जिसको हम कहते हैं कि हमारी सरकार को रोड बनने के बाद याद आता है कि अरे सीवरेज या फिर कोई और तरीके की वायरिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी का तो हमने दिया ही नहीं। मतलब रोड्स बनाने के बाद फिर रोड्स को बिगाड़ा जाता है, फिर उसके बाद वापस बनाया जाता है, और इसी तरीके से बहुत ही अनसस्टेनेबल मैनर में प्लानिंग होती है सिटीज की। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपनी कुछ फाइनेंशियल सोर्सेज रहने चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए फाइनेंस की थोड़ी बहुत, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर आपको प्लान करनी है तो बहुत ही डिले हो जाता है कि आपका बजट में आपको बजट एलोकेट होगा, फिर आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। अगर यहीं पे थोड़ा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहे तो जल्दी से कुछ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी तरीके के गैप्स होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए थोड़ा इजी रहेगा, है ना। इंक्रीज्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके अर्बन एरियाज में, तो पॉवर्टी, जो अर्बन पॉवर्टी है, होमलेसनेस है, या जो डेप्रीवेशन है सिटी लाइफ की, जिसमें कि एनीवेज रूरल एरियाज में तो शायद लोग फिर भी मिलजुल कर थोड़ा बहुत कर ले, पर अर्बन एरियाज में इंडिविजुअलिस्टिक आउटलुक की वजह से भी लोग काफ़ी सफ़र करते हैं। तो उसके चलते अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा इंक्रीज हो सके अर्बन एरियाज में तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बेटर डील किया जा सकता है। बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी,
स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अर्बन एरिया। और भी जो कम्यूट, क्योंकि अर्बन एरियाज में बहुत मेजर होता है कम्यूट का, फ्रॉम वेयर यू वर्क टू वेयर यू लिव। क्योंकि आप देखेंगे कि अर्बन सेटिंग्स में मोस्टली पाया जाता है कि जहाँ पे ऑफिसेज हैं वहाँ पे सारी ऑफिसेज ही होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाला एरिया होगा वहाँ पे। बेसिकली जहाँ पे ऑफिसेज एग्जिस्ट करते हैं उस मार्केट प्लेस में रेजिडेंशियल एरिया नहीं होता है। रेजिडेंशियल एरिया उससे कहीं दूर जाके होता है या किसी और एरिया में होता है। तो कम्यूट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा नेटवर्क होना काफ़ी ज़रूरी है। जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगा उतना ही लोग कम प्राइवेट व्हीकल्स को प्रेफर करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जिसके चलते जो ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम होता है अर्बन एरियाज में उससे भी बहुत ही एफिशिएंटली डील किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, एफिशिएंट वर्केबल हाउसिंग पॉलिसी। तो क्योंकि पॉपुलेशन इन्फ्लक्स कॉन्टिन्यूस रहता है अर्बन एरियाज में, एवरी डे ऑन डे, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर पॉपुलेशन तो अर्बन एरियाज की तरफ आती ही जा रही है। तो इस तरीके की चीज़ें पहले से ही अगर प्लान रहे कि किस तरीके से हाउसिंग पॉलिसी रहेगी, कैसे हम अकोमोडेट करेंगे लोगों को, कैसे उनके बजट के अकॉर्डिंग हम उनको हाउसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर हम ये सब पहले से ही डिसाइड करके रखें तो भी ये होमलेसनेस की प्रॉब्लम्स से हम डील कर सकते हैं इजीली। लिमिटेड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। सबसे पहले तो इस फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि जहाँ पे अर्बन एरियाज होंगे वहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज होता ही होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है तो इसकी तरफ पहले से ही काफ़ी एक्टिव रहा जाए। इसको डील करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन फॉरेस्ट को एनकरेज किया जाए, पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाए हर लोकेलिटी में, सो दैट एक ग्रीनरी जो है उसका प्रोविज़न रहे उससे। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे हमने कि अभी पिछले पॉइंट्स में बात की कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा तो भी एनवायरमेंट पोल्यूशन से डील कर सकते हैं। और जो नॉर्म्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं वहाँ पे सभी इंडस्ट्रीज ठीक से से वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले उसको प्रॉपरली ट्रीट करें। इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को लिमिट करने के लिए। प्रोग्राम्स ऑफ स्लम क्लियरेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स एक सजेशन में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं कि इस तरीके के अगर प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे जहाँ पे स्लम्स को हटा के उसी जगह पे अगर आप थोड़े हाउसेस अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर दें न्यू, विद ऑल द एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज जो कि म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो उससे होगा क्या, और आप फिर उन्हीं हाउसेस को कम प्राइसेस पे, सब्सिडाइज रेट्स पे या फिर इजी EMIs पे थोड़े थोड़े टाइम में जो वो वर्कर्स जैसे स्लम एरियाज में डेली वेजर्स रहते हैं तो ऑन वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, बाय मंथली बेसिस किसी भी तरीके की सेटिंग जो फ्लेक्सिबल इन सब प्रोविजंस के साथ की, जिस तरीके से वो चाहे कस्टमाइजेबल EMIs पे वो उस अपने घर के लिए पे कर सके। क्योंकि अगर वो लोग वहाँ से जाएंगे ही तो शायद वो कहीं रेंट वगैरह करे अपना हाउस, क्योंकि उस तरीके से तो उनको हाउस ओनर्स बनने के लिए बहुत टाइम हो जाएगा, जिसमें कि उनकी एक जो सोशल डेवलपमेंट है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट होगी, वो सोशली डिप्राइव्ड रह जाएंगे। तो इस तरीके का अगर प्रोग्राम चल जाए कि उन्हीं लोगों को जो वहाँ पे रह रहे थे उन स्लम एरियाज में, उसको क्लियर करके अगर वहीं पे न्यू हाउसेस कंस्ट्रक्ट करके उन्हीं सब लोगों को रीएलोकेट कर दिया जाए तो एक उनकी सोशल प्रोग्रेस के लिए भी और इकोनॉमिकली भी बहुत वाइबल रह सकता है। इस तरीके से एक वेलफेयर स्टेट अपना अच्छा काम कर सकती है। और इसके अलावा जो 5 ईयर प्लान्स हमारी कंट्री में पहले रहे थे तो वो भी काफ़ी यूजफुल पाए गए हैं डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भी। तो इस तरीके की प्लानिंग आगे भी होती रहनी चाहिए सिटी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, कि कुछ टाइम पीरियड के डेवलपमेंटल प्लान्स कॉरपोरेशंस को, लोकल बॉडीज को बनाने चाहिए। Enhance the prevailing civic services and urban centers। तो सिविक सर्विसेज जो होती हैं जो सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती है अर्बन सेंटर्स में,
उसको और इन्हेंस करना चाहिए. टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑन अ रीजनल बेसिस. और टैकल करना चाहिए प्रॉब्लम्स को मेट्रोपॉलिटन सिटीज की रीजन टू रीजन के बेसिस पे. प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड न्यू अर्बन सेंटर्स, ताकि लोगों को थोड़ा और अकोमोडेट कर सके. इसीलिए जरूरी है कि एक ही सिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंड करे, उससे अच्छा है कि कुछ और स्मॉल टाउन और न्यू अर्बन सेंटर्स डेवलप हो. असिस्ट इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स फॉर द मेट्रोपॉलिटन प्रोजेक्ट्स. तो जैसे कि कोई इंटरस्टेट एरिया है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस तरीके के भी प्रोजेक्ट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए. सपोर्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स अंडर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स. और सपोर्ट करना चाहिए इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स को. इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स अंडर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, मान लीजिए कि BHEL है, वो उसके अंडर उन्हीं के वर्कर्स के लिए एक टाउनशिप एस्टेब्लिश की जाए. तो उससे क्या होगा कि अकोमोडेशन इजी हो जाएगा उनके लिए और वर्क कम्यूट. सो एज आई वाज सेइंग कि अगर इस तरीके की टाउनशिप्स क्रिएट हो जाए तो उन लोगों को एक तो कम्यूट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री जो जहाँ जो है वो उसी के एक्सटेंडेड एरिया में थोड़ा टाउनशिप्स क्रिएट हो सकती हैं, और वहीं पे उनको कुछ मार्केट शॉप्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो सकती है, और एडिशनल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से मिल सकती हैं. कुछ कल्चरल फेस्टिवल्स भी, मतलब एक मिनी टाउनशिप जहाँ पे हर तरीके की एक्टिविटी जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है वो उसी एक पर्टिकुलर एरिया में सब कंडक्ट हो, उस तरीके की फैसिलिटी को कहते हैं मिनी टाउनशिप्स. ठीक है. फाइनेंस फॉर हाउसिंग अगर प्रोवाइड हो सके जितना, जैसे कि जो PM आवास योजना है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्कीम. एंड मेरे आसपास के लोगों ने या मैं जिन लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ, कुछ ऐसे भी लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है. एंड आई थिंक इस तरीके की जो स्कीम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. लाइक इट्स गोइंग टू यू नो 2022 तक है इसका जो वैलिडिटी है अभी के लिए. पर अब मुझे लगता है इस तरीके की और भी स्कीम्स को आगे और ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए, और अभी भी काफ़ी ज़रूरत है इंडियन पॉपुलेशन को इस तरीके की स्कीम्स की, बहुत सारी पॉपुलेशन को. तो स्लम क्लियरेंस और इम्प्रूवमेंट के बारे में हमने पहले भी बात की थी. देन टाउन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज की जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की फैसिलिटीज हाइजीन से रिलेटेड है, जो कि एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है. द प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिटी. तो मास्टर प्लान्स प्रिपेयर होने चाहिए डेवलपमेंट के लिए सिटीज की. इस पे भी हम ऑलरेडी एम्फसाइज कर चुके हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. तो ये लास्ट टॉपिक हो गया, सब टॉपिक आज का. देख लेते हैं जल्दी से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टेकन सो फार. तो सबसे पहले तो हम स्मार्ट सिटीज को डिस्कस कर लेते हैं. ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मेरे ओपिनियन में. तो सबसे पहले व्हाट इज स्मार्ट सिटी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ. अ स्मार्ट सिटी इज एन अर्बन रीजन दैट इज हाईली एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल रियल एस्टेट, कम्युनिकेशंस एंड मार्केट वायबिलिटी. तो एक स्मार्ट सिटी ऐसा एक अर्बन रीजन है जहाँ पे जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि सस्टेनेबल रियल एस्टेट भी हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज भी बिल्कुल टॉप नॉच हो, और मार्केट वायबिलिटी भी बहुत ही अच्छी हो. इस तरीके के अर्बन एरिया को स्मार्ट सिटी बोलते हैं. ठीक है. उसका ओरिजिन देख लेते हैं. 8 के इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान IBM ने वर्क करना शुरू किया स्मार्टर सिटीज की तरफ. तो तब वहां से इसका ओरिजिन हम फाइंड कर सकते हैं. इंडिया में कहाँ से आया स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट, हम ऑलरेडी बता चुके हैं इस वीडियो में मल्टीपल टाइम्स कि अर्बन एरियाज होते हैं वो रूरल एरियाज पे बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंड होते रहते हैं, है ना. तो उसके अलावा अर्बन एरियाज को हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, वो एक ग्रोथ इंजन की तरह भी काम करते हैं, है ना. तो यही दो रीजंस थे कि इंडिया में गवर्नमेंट ने 100 स्मार्ट सिटीज को डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव लिया. डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया.
और इसके अंदर क्या था, सिटी चैलेंज कॉम्पिटिशन्स, जो कि फाइनेंसिंग और सिटी की एबिलिटी, उसके और भी कोई भी गोल्स या मिशंस या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की, उन सब पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया और कुछ इस तरीके की चैलेंजेस के थ्रू ज़्यादा एनकरेज किया गया सिटीज़ को जल्दी से जल्दी स्मार्ट सिटीज़ के रूप में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, पिलर्स ऑफ स्मार्ट सिटीज़ क्या है? तो पिलर्स ऑफ स्मार्ट सिटीज़ है, एक मैं एक सेकेंड बस यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर देती हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है हमारी डिस्कशन का। तो पिलर्स ऑफ स्मार्ट सिटी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग गवर्नेंस। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्ट अ सेकेंड। जिसमें कि गवर्नेंस भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसके चलते आपने देखा होगा स्मार्ट सर्विस सेंटर्स, जिन्हें सेवा केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, अगर आपकी सिटी में रहे हो तो इस तरीके की कुछ चीज़ें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एस्टेब्लिश की गई थी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर। इसमें आ जाता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो हो गया इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि मोबिलिटी के लिए हो गया, फिर यूटिलिटी सर्विसेज हो गई जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बाद वाटर ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, टेलीफोन, इस तरीके की सर्विसेज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगी। इसके अलावा जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट वन इज सपोज टू बी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? तो हमने इंस्टीट्यूशनल कर लिया, फिजिकल कर लिया, नेक्स्ट इज सोशल। सोशल में आ जाएगा एजुकेशन, हेल्थ केयर, फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट, ये सारी फैसिलिटीज। ठीक है, एंड देन लास्टली इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर जैसे कि एग्जांपल के लिए बताऊं तो इंक्यूबेटर्स, जैसे स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स या जॉब क्रिएशन के लिए इंक्यूबेटर्स, इस तरीके की इकोनॉमिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल हब्स क्रिएट करना जहाँ पे इजी फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड हो सके लोगों को, इस तरीके की फैसिलिटीज क्रिएट करना, ये सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेक स्मार्ट सिटीज पॉसिबल। तो कौन सी क्या क्या चीजें हैं जो स्मार्ट सिटीज को पॉसिबल बनाती है? तो फर्स्ट वन आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एनर्जी। ओहो, आई एम सो सॉरी, एनर्जी इट इज। और देन डिमांड्स जो भी होती हैं, से डिमांड मैनेजमेंट होनी चाहिए। लोगों की कई तरीके की डिमांड्स हो सकती है, हम हर किसी की डिमांड के अकॉर्डिंग, जैसे कोई चाहता है यहाँ पे ये चीज़ क्रिएट हो जाए, कोई चाहता है वो चीज़ क्रिएट हो जाए, बट इन सब चीज़ों को बहुत ही मैनेज करके चलना चाहिए, वरना इसी तरीके की पॉलिटिसाइजेशन की वजह से ही बिल्कुल अनसस्टेनेबल और किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी चल रहा है काइंड ऑफ डेवलपमेंट होने लग जाती है, और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको मैनेज करना चाहिए। तो डिमांड मैनेजमेंट, मतलब जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों को मैनेज करके चल सके उतना अच्छा है। ठीक है, इम्प्रूव्ड एक्सेस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का। सिटी में कोई चीज़ कंडक्ट होने वाली है, जैसे कि या फिर कोई इवेंट होने वाला है जिसकी इंफॉर्मेशन लोगों को होनी चाहिए, तो उस इंफॉर्मेशन का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करना बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर कट है, अगर पावर कट है तो लोगों को इन्फॉर्म रखना बहुत ज़रूरी है कि पावर कट होने वाला है, और इस चीज़ के चैनल्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने चाहिए कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचे, इंफॉर्मेशन डिस्पर्जन ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट हो सके लोगों तक। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हुए
चलना चाहिए स्मार्ट सिटीज में, क्योंकि बहुत से लोगों के इकोनॉमिक डिसीजंस या लाइवलीहुड डिसीजंस इफेक्ट हो जाते हैं। उनको इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ता है इन सब चीज़ों के चलते। और उसके बाद इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, अर्बन फॉरेस्ट, हमने हैदराबाद में देखा कि कैसे अर्बन फॉरेस्ट के लिए उस सिटी को अवार्ड मिला। तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सिटी की भी ग्रीनरी को इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। देन क्लीन टेक्नोलॉजीज का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि क्लीन टेक्नोलॉजीज हो गई जैसे या तो जो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करते हुए अपना काम करती है, या फिर जो इन्वायरमेंट को ओवरऑल क्लीन करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे वाटर प्योरीफाइंग टेक्नोलॉजीज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इन सब तरीके की टेक्नोलॉजीज का यूज़ होना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़रूरी है कि एनकरेज किया जाए, क्योंकि जब तक प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक एक्चुअल में चीज़ें उतने अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे सोसाइटी में, क्योंकि रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को मिलके काम करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी एक्चुअल में स्मार्ट सिटीज डेवलप हो पाएंगी। उसके बाद सिटीजन पार्टिसिपेशन इस तरीके के बिहेवियर को एनकरेज भी करना चाहिए कि अगर कोई सिटीजन पार्टिसिपेशन के अंडर कोई एक्टिविटी अच्छे से कर रहा है, उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, ट्रैफिक रूल्स वायलेट नहीं कर रहा, तो इन सब चीज़ों को, या फिर किसी की हेल्प कर रहा है, किसी को जैसे विसल ब्लोइंग वगैरह के जैसी एक्टिविटीज होती है, उन सबको रिवॉर्ड किया जाना चाहिए, है ना। और उसके अलावा स्मार्ट गवर्नेंस, जिसके अंडर मैं मानती हूँ कि कम से कम पेपर वर्क, कम से कम हैजल, कम से कम गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगाना, इन सब चीज़ों को जितना अवॉइड किया जा सके उतना अवॉइड करते हुए एक स्मार्ट गवर्नेंस, जो कि डोर स्टेप गवर्नेंस के फॉर्म में भी हो सकती है, इस तरीके की गवर्नेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है स्मार्ट सिटीज़ में। ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे देख चुके हैं बेटर ई गवर्नेंस और लैंड टाइटलिंग। अगेन एंड अगेन मैं एम्फोसाइज कर रही हूँ, अगेन बताऊंगी कि हाउसिंग जो है अफोर्डेबल प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है आज के टाइम पे अर्बन एरियाज में। तो जो लैंड प्राइसेस है वो भी एकदम बहुत ही ज़्यादा पीक पे है। इस सिचुएशन में बहुत ही, अगर कोई पुअरली कंसीव्ड पॉलिसीज होंगी तो फ्रॉड के केसेस और लोगों के साथ उनको उनका जो है अधिकार ना मिलवाना, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसीज का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट ने, तो इन सब चीज़ों को जहाँ पे ये सब चीज़ें फुलफिल हो, उन सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज कहा जाता है। लैंड टाइटलिंग के अंदर मैं एक और चीज एम्फोसाइज करना चाहूंगी कि लैंड एक्विजिशन और एलोकेशन में जो देरियां लगती है एक एक से दूसरे को टाइटल करने में, लैंड यानी कि अगर आपके नाम पे कोई लैंड है, आपने उसको सेल किया किसी थर्ड पर्सन को, वो अपने नेम पे करने हैं, तो इन सब प्रोसेस को भी काफ़ी हैजल फ्री बनाना, लैंड टाइटलिंग को भी हैजल फ्री बनाना बहुत ज़रूरी। तो इस तरीके की प्रोविजन जहाँ फुलफिल होती हैं ये सारी, उनको उन सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ के लिए का टाइटल दिया जाता है। नेक्स्ट जो और इनिशिएटिव्स है, दोज आर अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, National Mission on Sustainable Habitat, National Air Quality Index, the National Urban Housing and Habitat Policy, National Policy on Urban Street Vendors, National Urban Sanitation Policy, National Environment Policy, then Residex, Pradhan Mantri Awas Yojana, Housing for All, Urban, Backward Regions, Grant Fund, BRGF, National Urban Livelihood Mission, NULM। तो ये सारे जो स्कीम्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इनके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर आपको इनमें से किसी भी स्कीम के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन चाहिए तो
आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट कर दूंगी। वरना तो आपको इजीली किसी भी एक आप इनको अगर पढ़ना चाहें तो सब चीज़ों पे आई गेस इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकती हूँ, पर अगर मैं ये सारी स्कीम्स डिस्कस करने लगूंगी तो ये लेक्चर काफ़ी ही बड़ा हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझते हुए ध्यान देंगे कि आप मेक श्योर करें आप एक बार इन स्कीम्स को अभी ही ज़रूर रिवाइज कर लें, क्योंकि ये सब स्कीम्स जो है, एक बार मैं अपनी जो डूडलिंग है उसको इरेज कर देती हूँ। हाँ, आप ध्यान से देख सकते हैं इन सब स्कीम्स के नेम्स को। ये सब जो है वो अर्बन एरिया से स्पेसिफिकली रिलेटेड स्कीम्स है। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है और वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है इन स्कीम्स को मेंशन करने की, तो जस्ट टू मेक श्योर यू हैव दैट इंफॉर्मेशन, आपको वो नॉलेज है उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए आप प्लीज़ अभी ही इन स्कीम्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि आज ही आपने अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ा है तो आप ज़्यादा बेटर कनेक्ट भी कर पाएंगे। और आप ये भी सोचने की कोशिश करिए कि कितना इन स्कीम्स का पेनिट्रेशन आपको लगता है आप अपने आसपास महसूस कर पा रहे हैं, क्या क्या इन स्कीम्स में से आपको लगता है। And lastly, I would like to thank you for watching. And I'm really sorry, I just checked that I forgot to switch the narration on to the microphone, and the lecture narration got recorded through the laptop's inbuilt microphone, so there can be some background noises and disturbances. Please ignore them this time, and I will surely check all of this before recording the lecture from next time. And if you're watching till here, please consider liking the video, share it with relevant people, comment down below for the interaction, and for showing your support to the initiative. You can even drop a simple hi in the comment box. It'll help increase my engagement of the video, and therefore it can reach more people. So I would like to thank you again for keeping your patience and watching it till here.